दोस्तों, एक इतनी सातिर महिला जो बड़ी ही सफाई के साथ में अपने पति का कत्ल करवा देती है और उस कत्ल में वो खुद शामिल भी रहती है, वो भी मात्र इसलिए क्योंकि उसके भतीजे के साथ में उसके अवैध संबंध होते हैं। पति उसके और उसके भतीजे के बीच में रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसको हटाना जरूरी था। पर वो इतनी सफाई के साथ इस घटना को अंजाम देती है कि किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होता है। हर कोई यही सोचता था कि मर्डर शायद किसी और ने किया है और इस तरीके से वो किसी और के ऊपर झूठा केस लगा करके दो लोगों को फंसा भी देती है। पुलिस उन दो लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जेल भेज देती है। लेकिन बाद में यह पता चलता है कि वो जो दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनका इस केस से, इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है और एक छोटी सी गलती की वजह से वो राज खुल करके, उस पत्नी का राज खुल करके समाज और पुलिस के सामने आ जाता है। और जब लोगों को यह सच्चाई मालूम पड़ती है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार कोई पत्नी इस तरीके से अपने पति की करवा सकती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, जिस घटना का हम आप लोगों से जिक्र कर रहे हैं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। कानपुर का एक थाना लगता है साड़ थाना क्षेत्र और उसी साड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लक्ष्मण खेड़ा। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है धीरेन्द्र पासवान और जिसकी उम्र होती है 32 वर्ष, अपनी मां जिनकी उम्र होती है 70 वर्ष और अपनी पत्नी जिसकी उम्र होती है 30 वर्ष, रीना पासवान, बच्चा भी होता है जिसकी उम्र होती है मात्र 4 वर्ष। ये चार लोग एक ही परिवार में रहा करते हैं। धीरेन्द्र पासवान जो होता है वो ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता है। वो ट्रैक्टर चला करके लोगों के खेतों की जुताई बुआई का काम किया करता है और इन सब काम के लिए पूरे गांव के लोग उससे अपने खेतों को जुतवाते थे और उसके ट्रैक्टर को रेंट पर लेते थे और वो खुद ट्रैक्टर चलाता था। और कभी कभी जब काम ज्यादा होता था तो किसी और को भी ट्रैक्टर चलाने के लिए बुला लिया करता था। घर में सब कुछ सही था, घर पूरी तरह से संपन्न था। वहीं पास में कुछ ही दूर पर धीरेन्द्र पासवान का एक भतीजा रहा करता है जिसका नाम होता है सत्यम। सत्यम की उम्र होती है 23 वर्ष। सत्यम अक्सर अपने चाचा धीरेन्द्र पासवान के घर आया जाया करता है। घर पर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है। पर 10 मई की रात अचानक जो धीरेन्द्र पासवान होते हैं उनकी डेड बॉडी मिलती है। दरअसल दोस्तों, किसी ने धीरेन्द्र पासवान की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर देता है। वो जिस बिस्तर पर सोए होते हैं उसी बिस्तर पर सोते ही रहते हैं, पर उनके सर पर किसी ने बड़ी जोरदारी के साथ में किसी भारी वस्तु से वार करता है। उनके सर से बहुत तेजी से ब्लड गिर रहा होता है और वो उसी चारपाई पर अपनी दम तोड़ देते हैं। 11 मई की सुबह जैसे ही लोग धीरेन्द्र पासवान की डेड बॉडी को देखते हैं, उनकी पत्नी जो रीना पासवान होती है वो घर से बाहर आती है और बाहर आकर के बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और वो इस हत्या के पीछे दो लोगों का नाम बोलती है। उसके ही पड़ोस में रहने वाले, जिनमें से एक का नाम होता है कार्तिक यादव और दूसरे का नाम होता है रविंद्र यादव। धीरेन्द्र की पत्नी रीना का यह कहना होता है कि कुछ दिन पहले उसके पति से इन लोगों का झगड़ा हुआ था। ट्रैक्टर में कुछ काम करवाना था और जिस वजह से इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। वहां पर जो रविंद्र और कार्तिक होते हैं, इन लोगों ने उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी थी। तब यह मामला थाने पर गया था। थाने में जो दरोगा साहब होते हैं वो इस मामले को शांत करवा देते हैं, इसमें सुलह और समझौता करवा देते हैं। और रीना का यह कहना होता है कि शायद अगर पुलिस समझौता नहीं करवाती तो आज उसका पति जो धीरेन्द्र पासवान है वो जिंदा होता, क्योंकि अगर उस समय पुलिस FIR लिख लेती तो वो जो दोनों व्यक्ति होते हैं, वो दोनों व्यक्ति जो दोनों मुजरिम जेल के अंदर होते। अब यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है
यह मामला बहुत तेजी के साथ में तूल पकड़ लेता है, क्योंकि धीरेन्द्र पासवान जो होते हैं एक दलित समाज से होते हैं और इसलिए अब लोगों की सहानुभूति धीरेन्द्र के साथ में जुड़ जाती है। और फिर भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता लोग आ जाते हैं और वो लोग स्टेशन के सामने एक मोर्चा खोल देते हैं। उन लोगों का यह कहना होता है कि वो डेड बॉडी नहीं लेंगे, पोस्टमार्टम के बाद वो डेड बॉडी नहीं लेंगे जब तक मुजरिमों को पकड़ा नहीं जाता है, उन्हें सजा नहीं दी जाती है। जांच तो चालू होती है, पर पुलिस को इस मामले को शांत कराना था, क्योंकि मामला एक दलित समाज का था और ऊपर से लोगों का दबाव था। इसलिए पुलिस उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। पर पुलिस इस केस को बंद नहीं करती, बल्कि इस केस की जांच पुलिस अपने तरीके से कर रही होती है। तभी 7 दिन का समय बीतता है और 7 दिन के बाद पुलिस को ऐसा लग रहा था कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब पुलिस सैफर डाग लेकर के वहां पर पहुंचती है और जब उस डाग को पुलिस छोड़ती है तो डाग सबसे पहले तो जहां पर उस व्यक्ति की लाश रखी होती है, जहां पर धीरेन्द्र पासवान की लाश थी, उस जगह पर जाता है और उसके बाद में वो वहां से उठ करके सीधे उस मकान के अंदर चला जाता है। और पुलिस जैसे उस मकान के अंदर जाती है तो पुलिस फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लेती है। फॉरेंसिक टीम ये देखती है कि घर के अंदर कुछ खून के धब्बे पड़े होते हैं। तभी जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग भी कुछ पुलिस को ऐसा बताते हैं कि रीना पासवान का जो बाथरूम है, उस बाथरूम में 2 कपड़े टंगे होते हैं और उन कपड़ों में भी कुछ खून के निशान होते हैं। और जब उस खून के सैंपल को लैब में टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि वो जो खून है वो तो धीरेन्द्र पासवान का है। अब पुलिस ये सोचती है कि अगर हत्या घर के अंदर हुई है तो फिर डेड बॉडी बाहर कैसे आई है, और अगर घर पर हत्या की गई है तो घर पर खून बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के सर पर पत्थर मारा गया था और अगर किसी के सर पर पत्थर मारा जाता है तो वहां पर शायद खून के फव्वारे निकलेंगे। लेकिन धीरेन्द्र पासवान जिस जगह पर सो रहा था वहां पर भी इतना ज्यादा खून नहीं था। अब यह मामला एक दलित समाज का था, इसलिए बहुत सारे राजनेता लोग भी आ जाते हैं और अब यह मामला एक पॉलिटिकल इशू बन गया था और किसी का ध्यान उसकी पत्नी रीना पर नहीं था। पर इसी बीच में एक समझदार पुलिस ऑफिसर होते हैं जिनका ध्यान पत्नी की तरफ, रीना की तरफ जाता है। वो गौर करते हैं कि जो पत्नी रीना होती है वो 2 दिनों तक तो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है, पर 2 दिन के बाद वो धीरे धीरे बिल्कुल से नॉर्मल हो जाती है। इसी बात को लेकर के उस ऑफिसर को रीना पर शक होने लगता है। अब रीना के मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है। जब उसके मोबाइल की CDR निकलवाती है तो वो देखती है कि जिस रात उसका कत्ल हुआ, उस रात जो उसकी पत्नी है वो लगभग 40 मिनट तक सत्यम से बात की थी। पर जब उससे पूछा जाता है तो वो कहती थी कि वो उस समय सोई हुई थी। अब पुलिस CDR के माध्यम से सत्यम की लोकेशन निकलवाती है तो पता लगता है कि सत्यम की जो लोकेशन होती है वो रीना के घर पर ही होती है। अब पुलिस सत्यम से पूछताछ करती है तो सत्यम पुलिस को बताता है कि वो वॉक करने जाता है, पर पुलिस को यह पूरा शक होता है कि इसमें कहीं ना कहीं रीना और सत्यम का हाथ है। तभी पुलिस अब सत्यम से सख्ती के साथ में पूछताछ करती है और जैसे ही पुलिस सत्यम से सख्ती से पेश आती है, सत्यम टूट जाता है और वो पुलिस को एक नई कहानी बताता है। दरअसल दोस्तों, सत्यम पुलिस को बताता है कि उसकी जो चाची है, रीना है, उससे उसके अवैध संबंध है और यह संबंध आज से नहीं, करीब 3 साल पहले से। सत्यम जब अपनी चाची रीना के साथ में संबंध बना रहा होता है, उसी समय जो उसके चाचा धीरेन्द्र पासवान होते हैं वो आ जाते हैं और वो उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं, जिस वजह से वो रीना से इस बात को लेकर के बातचीत करते हैं। उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। उस समय जो रीना होती है वो तो धीरेन्द्र से माफी मांग लेती है और वो कहती है कि उससे गलती हुई है, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। पर जो धीरेन्द्र पासवान होता है वो अपनी पत्नी को माफ तो कर देता है, पर उसे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं होता है और फिर वो अपने मन में विचार करता है कि वो अपने घर के अंदर CCTV कैमरे लगवाएगा। इसके लिए वो पैसे भी इकट्ठा कर लेता है और पैसे इकट्ठा करने के बाद में वो जब कैमरे लगवाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी जो रीना होती है, रीना के मन में एक ख्याल होता है, रीना के मन में एक विचार आता है कि अगर उसने घर के अंदर CCTV कैमरे लगवा दिए
तो शायद वो अपने प्यार या फिर अपने भतीजे सत्यम से मिल नहीं पाएगी। इसके लिए वो अपने मन में प्लान करती है और वो सही समय का चुनाव करती है और उसके मन में होता है कि एक दिन वो अपने पति की हत्या करके उसे अपने रास्ते से हटा देगी, जिससे कि वो अपने प्रेमी सत्यम के साथ में अकेले रह सके। और वो वैसा करती भी है, उसका प्लान पूरी तरह से सक्सेस भी होता है, पर उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा प्लान चौपट हो जाता है और उस महिला का जो सच है वो लोगों के सामने आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख मिलती है, एक सबक मिलती है। और इस कहानी पे एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक महिला बड़ी ही होशियारी के साथ में किसी और की लड़ाई का फायदा उठाती है और खुद अपने हाथों अपने पति का कत्ल करके दूसरे को जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में, किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।